So today we are going to discuss to find the electric field, due to an electric dipole on its equatorial axis or equatorial point. What is equatorial point and what is equatorial axis? The axis which is perpendicular, this, let's suppose these are the two charges, minus q and minus q and plus q, kept at point A and B. Then, and let's suppose this is midpoint M. Then an axis which is passing through M point and perpendicular to the AB or its axial position or its axis, horizontal axis और डाइपोल एक्सिस. इस लाइन को बोलते हैं क्या? डाइपोल एक्सिस. जिसको एक्सटेंड कर दूं मैं, ये तो कहलाती है डाइपोल एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन. ठीक है. और जो इसके डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो एक्सिस कहलाती है क्या? इक्वेटोरियल एक्सिस. तो हमने बोला था कि अगर कोई पॉइंट हम बोल दें कहां पर सिचुएटेड है, इस इक्वेटोरियल एक्सिस पे. इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब सबको क्लियर हो गया. इक्वेटोरियल एक्सिस, इस पर कहीं पे भी आपने पॉइंट बोल दिया, इस पॉइंट पर मान लीजिए हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोल दिया हमने पी पॉइंट. इस पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी फाइंड करना है. दिस इज आवर एम. किसके कारण फाइंड करना है? इस पूरे डाइपोल सिस्टम के कारण, माइनस क्यू और प्लस क्यू. फिर से हम कॉन्सेप्ट क्या लेंगे? सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमने मल्टीपल चार्जेस सिस्टम के कारण बोला था, Q1, Q2, Q3 इन सब के कारण किसी Q पर फाइंड किया था हमने. क्या किया था? हर एक के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके उसको अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम ऐड करके फाइंड कर लिया था. तो यहाँ पे एन सिस्टम ना होकर के टू ही चार्जेस, Q1, Q2, Q1 है माइनस Q, Q2 है प्लस Q. ठीक. तो इसके कारण हम क्या फाइंड करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं पी पॉइंट पर. फुल फॉर्म. तो इस ईपी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस क्यू यानी कि Q1 के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, Q2 यानी कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और उन दोनों को वेक्टर सम में ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अच्छा, आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है कि माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस टोटल दे रखी थी आपको 2 है, यानी कि ये डिस्टेंस m तक की डिस्टेंस ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी. दूसरी चीज m पॉइंट से, या आप इस m पॉइंट को o भी मान सकते हो, ये o दे देते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी. OP को हमने मान लिया डिस्टेंस r, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP दे रखी है इसको हमने बोल रखा है कितनी? r दे रखा है. तो आपको गिवन है r गिवन है, a गिवन है, बाकी चीज आपको नहीं गिवन. तो आपने क्या किया? सबसे पहले Q1 और Q2 इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई भी चार्ज हो Q, उससे किसी भी डिस्टेंस, जो भी x डिस्टेंस मान लो, इस पर कोई पॉइंट हो P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इस P पॉइंट पर? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर. ठीक. तो इसी तरह से, और डायरेक्शन प्लस के कारण हमेशा अवे, ध्यान रखना है. क्यों होती है? फिर से रीजन बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा. प्लस क्यू नॉट एज्यूम कर लेते हैं जहां पे भी आपको फील्ड फाइंड करनी होती है, और इस प्लस क्यू नॉट पर हम फोर्स देखते हैं. प्लस क्यू, यहाँ पे जो भी चार्ज, सोर्स चार्ज है उसका नेचर कैसा है. अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो फोर्स उधर लगेगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता तो ये इस प्लस क्यू नॉट को क्या कर रहा होता? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू की तरफ आती. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक, अवे फ्रॉम प्लस, ये यहाँ पे अवे फ्रॉम प्लस क्यू नॉट यानी कि आगे की तरफ धक्का देगा, और माइनस हुआ तो अपनी तरफ. तो इतना चीज सबको समझ में आ गई होगी. अब यहाँ पर देखते हैं. देखिए साहब, इस माइनस पी के कारण थोड़ा सा पॉइंट नीचे बनाता हूं. ये है पॉइंट पी, और यहाँ पर तो इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी? माइनस के कारण ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर रहा हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, और इसको मैंने बोल दिया E1. ये माइनस क्यू के कारण जो भी आई है इसको बोल दिया है मैंने E1 की डायरेक्शन इधर की तरफ. ठीक इसी तरह से इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा? ये धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो ये हो गई इधर की तरफ. इसको बोल दिया हमने
E2। लेट सपोज ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, या हमने एज्यूम कर लिया ये एंगल थीटा। तो अब अगर देखना है हमें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय ईपी टोटल विल बी गिवन बाय जितने चार्ज थे उन सबके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन। ठीक है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये टोटल एंगल हो गया साहब 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। अब ध्यान से समझना इस चीज को, फिर से इसको रब कर दूंगा, यहीं पे कर रहा हूं। ये एंगल हो गया हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा, और ये टोटल एंगल हमें पता होता है 180 होता है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये 180 माइनस थीटा, ये 2 थीटा, तो ये दोनों मिलकर के टोटल कितना फॉर्म कर देने चाहिए 180 डिग्री, तो कर भी रहे। तो ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा, तो यानी कि हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल पता चल गया 2 थीटा। ठीक है, अगर ये पता चल गया तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि अगर कोई दो वेक्टर होते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और वो किसी थीटा एंगल पर लगे, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो पैरेललोग्राम लॉ से दिया जाता है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर प्लस 2ab cos। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा भी वही एम है, तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया ये एंगल 2 थीटा। इसको मैं क्लैरिटी के लिए रब कर देता हूँ, कितना आपको समझ में आ गया हो। ठीक, तो ये दो वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर की जगह कौन आ गया E1 वेक्टर, बी की जगह कौन आ गया E2 वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा की जगह 2 थीटा। तो फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आ जाएगा, E1 स्क्वायर E स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर पहले हम ये करने से पहले, ये तो हमारा फाइनल एम हो गया, सबसे पहले हमारा एम क्या है E1 और E2 को निकालना। तो E1 यहाँ पे निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। हियर फर्स्ट E1 वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो क्या हो गया, पॉइंट चार्ज माइनस की उससे P डिस्टेंस जो दे रखी है आपको, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी, ये तो R, तो ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, सब लोग देख करके ध्यान से देखें। तो ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं कुछ भी मान लो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, ये R ये A, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखूं तो अंडर रूट हट जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा K Q मैग्नीट्यूड वाइज। शुरू में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग से लिखूंगा, तो इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। जब भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होता है हम क्या करते हैं, हम आंसर के अंदर प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या मान रखी है हमने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि h होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप बोले तो एपी का होल स्क्वायर, तो एपी का होल स्क्वायर यानी h का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन बोलूं तो P से B की तरफ, P से सॉरी A की तरफ, तो अलोंग PA, तो इसके अंदर ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन, और ये वाली टर्म हो गई इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले सिंबल से। ठीक इसी तरह से सिमिलरली सेकंड E2 वेक्टर पूछूं तो K पॉइंट चार्ज है Q, डिस्टेंस सेम ही डिस्टेंस होगी क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री बन रही है, तो ये भी h ही होगा, तो ये R ये A, तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी प्लस के कारण धक्का दे रहा है, यानी कि अलोंग बी से पी की तरफ, तो हमने लिख दिया अलोंग बीपी। तो इसके अंदर ये हो गई डायरेक्शन, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड E2। क्लियरली इसको बोल दी मैंने इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर इससे पहले एक इक्वेशन लिख दी हमने क्लियरली बाय 1 and 2, 1 and 2 we have magnitude of E1 is equals to magnitude of E2 is equals to E मान लिया मैंने लेट, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू चल रही है। ठीक, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल बोलो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P
ड्यू टू दिस डाइपोल या ड्यू टू गिवन डाइपोल विल बी गिवन बाय कैसे दिया जाएगा साहब? दोनों को क्या कर दें, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आए थे उनको वेक्टर सम कर दें। विल बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एसपीपी। तो लगा दिया हमने ईपी, तो ईपी बोलो या ई टोटल बोल दो या सिंपली ई नेट बोल दो। ये कितना आ जाएगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4। तो जिस तरह से ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर इनके बीच का एंगल अगर 2 थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट ही, इन दोनों के वेक्टर सम का रिजल्टेंट ही ये कहला रहा है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। हमें पता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जब किसी थीटा एंगल पे वर्क करते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है, जो पैरेललोग्राम से लॉ से हम फाइंड करते हैं, दिस आर वेक्टर, इसको लिखा कैसे जाता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो यानी कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट आ रहा है, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का रिजल्टेंट ही कौन है? EP। तो इसको पहले क्या बना ले? एक पैरेललोग्राम बना ले। पैरेललोग्राम के लिए इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, भावनाओं को समझना ना, है ना? ठीक है, ये पैरेलल लाइन, और इसके पैरेलल ऊपर इसके एरो हेड से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, जहां पे हो गई इसके इनिशियल पॉइंट से यहां पर, ये मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो अगर मैं ज्योमेट्री देखूं तो ये तो है पहले ईपी वेक्टर की डायरेक्शन। ईपी वेक्टर ये वाला है, ये वाला वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर है? अगर इस डायरेक्शन को आप प्लस आई कैप बोल रहे हैं तो क्लियरली ये डायरेक्शन किधर आ रही है? माइनस आई कैप। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होती है? पी की डायरेक्शन हमेशा -2 प्लस। तो यहाँ पे पी की डायरेक्शन है इधर की तरफ, आप चाहो तो इसको प्लस आई कैप की जगह प्लस पी कैप बोल दो। तो ये वाली डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस पी कैप। पी कैप की अपोजिट डायरेक्शन। पी कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलोंग ए बी। और माइनस पी कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलोंग बी ए, बी से ए की तरफ। तो ये डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है, दोनों पैरेलल होंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली डायरेक्शन बी ए, तो ये अलोंग हो गई। तो इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस पी कैप। तो डायरेक्शन हमें फिगर से क्लियर हो गई। और यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ये जो E1 और E2 वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप खुद बताओ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, तो ये वाला बिल्कुल इनके मिड में ही आएगा, और मिड में आएगा तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा? थीटा रह जाएगा। ये भी थीटा रह जाएगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। थोड़ा लॉजिकली सोचे तो, मैथमेटिकली तो प्रूव कर ही रहे। तो ये ऊपर वाला भी थीटा, नीचे वाला भी थीटा, तो हॉरिजॉन्टल आना भी चाहिए, आ ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर, इसको मैं इस फॉर्मूले से फाइंड करता हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ EP रिजल्टेंट ऑफ E1 प्लस E2 विल बी गिवन बाय E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, 2E1 E2, और E1 E2 के बीच का एंगल है 2 थीटा, cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर बाय इक्वेशन 3 वी कैन सब्स्टिट्यूट E1 इज इक्वल टू E, E2 इज इक्वल टू E। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो ये बन गया E स्क्वायर 2EE, E स्क्वायर cos 2 थीटा। ध्यान से देखें तो ये बन गया 2E स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2E स्क्वायर है। मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, एक स्टेप बचा रहा हूँ। 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1, ये तो बन गया 2E स्क्वायर, तो 2E स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे 1, और 2E स्क्वायर कॉमन तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ये हमारे पास चल रहा है EP। अच्छा, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है। वेक्टर नहीं लगा रहे तो भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर लगा के दो डंडे डिटरमिनेंट वाले खींच रहे तो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन 5 इसलिए दिए मैंने, इस फॉर्मेट को, सेट फॉर्मेट को अपने माइंड में बिठा लो। एक जो कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी, कभी भी, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कहीं पे भी, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कहीं पे भी 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाए, ये फॉर्मेट कभी भी बन जाए, 1 प्लस cos थीटा या 1 प्लस cos 2 थीटा, दोनों में से कोई सा भी, या 1 माइनस cos 2 थीटा, या cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा माइनस 1, यानी कि 1 प्लस माइनस cos 2 थीटा जब भी बन जाए, हम हाफ एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके इस 1 को कैंसिल करेंगे। और हाफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले में से किसी एक, मतलब होते तो 4 हैं, दो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो या तो इसको चूज करोगे या इसको चूज करोगे, जिससे कि यहाँ पे रहने वाला प्लस
मतलब यहाँ पे रहने वाला जो 1 है वो हो सकता है माइनस का हो, यानी कि इस तरह का फॉर्मेट होता या प्लस होता, तो ये 1 कैंसिल होना चाहिए, इस फॉर्मेट में आया हुआ। तो यहाँ पे 1 प्लस का दिख रहा है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा की मैंने हाफ एंगल प्रॉपर्टी यूज करी, इसको लिखा 2e स्क्वायर 1 प्लस, और cos 2 थीटा को लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको बोलते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो 2 थीटा था वो सिर्फ थीटा रह गया, हाफ रह गया। 1 से 1 कैंसिल, ये बन गया 2 इंटू 2 4e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया ईपी का मैग्नीट्यूड। और इसको 4 से बाहर आ जाएगा 2, ई से बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर से बाहर आ जाएगा ई, और cos स्क्वायर से बाहर आ जाएगा cos थीटा। वी गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईपी, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इधर का रब कर रहा हूं। तो हमारे पास फाइनली जो मिला है वो मिला है मैग्नीट्यूड ऑफ ईपी। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईपी? मैग्नीट्यूड ऑफ ईपी इज इक्वल्स टू 2e cos थीटा, और e क्या है यहाँ पर, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको इसी लाइन में लिख देता हूं मैं, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। फिर से थीटा हमने माना हुआ है, तो हमें इस cos थीटा को भी रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ r एंड a। गिवन टर्म्स आर ओनली r, जो डिस्टेंस बता रखी है इक्वेटोरियल पॉइंट की डाइपोल सिस्टम के मिड पॉइंट से, और a बता रखी है यानी कि 2a बता रखी है, यानी कि a की टर्म्स में दे रखी है डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। तो फाइनल आंसर शुड कंटेन क्या, q पता था हमें कि q सिस्टम का ही है, r दे रखा है, a दे रखा है, q दे रखा है, k की वैल्यू पता थी। ये यानी कि ये जो थीटा है ये हमारा एज्यूम किया हुआ था, तो इसको भी हमें किस टर्म्स में वापस लिखना है, r और a की टर्म्स में। फिर से ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा, ये रहा एंगल थीटा, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, और ये r और ये, तो cos थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले b बाय x। b बोले तो जहां पे थीटा 90 डिग्री है वो बेस, और हाइपोटेनियस ये रही, तो क्या बन गया, a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। ये हमारा आ गया ईपी का मैग्नीट्यूड। फिर से इसको, क्योंकि किसी ना किसी स्टेप में कुछ चेंजेस ला रहा हूं, इसलिए मैं बार बार नई इक्वेशंस लिख देता हूं। आप ना लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए इतनी कितनी इक्वेशंस आ रही, ये अपने आप आती जा रही है, अब मैं उनको नाम देता जाता हूँ। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे फिर कुछ करना है, तो मुझे क्या करना है, आपको इसको देख करके कुछ होना चाहिए। बोलो कुछ होता है, हाँ भाई कुछ हो रहा है क्या? अरे सर वो दिमाग में से यहाँ निकालता वो निकल जाता मेरे। कोई बात नहीं, तो अब इसको देख के क्या होना चाहिए, q इंटू 2a, p बन गया साहब, तो मैंने इसको थोड़ा सा और तमीज से वापस लिख दिया, तो q इंटू 2a, p और k आगे है, तो kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है पावर, ध्यान से देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तरह से इसको माइंड में मान लो x, और ये x की पावर 1/2, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, x की पावर 3/2, x कौन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होल पावर कितनी, 3/2। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन तुम्हें दिख ही रही है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं, तो ईपी वेक्टर विल बी इज इक्वल्स टू केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस पी कैप। पी वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में होता उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई कहेगा कि आप पी की टर्म्स में लिखो, तो फिर मैं माइनस केपी वेक्टर वाली फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, तो वो मुझे लिखना नहीं है, ठीक। सो ध्यान रखिएगा। सो देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। इसका स्पेशल केस और कर लेते हैं। तो स्पेशल केस क्या होगा, जैसे मैंने पी पॉइंट को इतना ले रखा है, उसको बहुत दूर ले लूं ऊपर तक, इसका मतलब वो उसकी डिस्टेंस ए से बहुत 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 ज्यादा हो। उल्टा बोलूं, इफ ए इज वेरी 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 लेस देन टू आर, आर डिस्टेंस से बहुत छोटा हो, तो ए स्क्वायर तो और छोटा 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 हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो गायब इसका कर दो सर मतलब ए को। तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, therefore a square can be neglected। छोड़ दें इसको, जीरो मान लो, तो ये आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, के पी अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस पी कैप। ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप। और ध्यान से देखो, आपको पता है कि किसी भी ए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो क्या यहाँ पे पी और माइनस पी कैप को मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं तो माइनस के पी पी कैप लिख दूं, तो पी पी कैप क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर पी इंटू पी कैप। जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी कैप, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी पी कैप। तो पी पी कैप क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो ईपी क्या हो गया, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म। इन जनरल मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोलोगे तो ईपी इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, प्रोवाइडेड आर शुड बी मच ग्रेटर देन टू ए, या ए शुड बी लेस देन टू आर। आप ऐसे ही याद रखो, ना कंफ्यूज हो। तो हमने कल जो फॉर्मूला डेराइव किया था एक्सियल पोजीशन के लिए, वो ये था, यहां हटा रहा हूं, एक्सियल पोजीशन के लिए था ई एक्सियल डाइपोल के कारण वो निकला था 2 kp अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म हटा करके ये लिख दूं, तो 2 kp अपॉन आर क्यूब, और ई इसमें लिखना है हमें किस इक्वेटोरियल पे, ई इक्वेटोरियल, इस पे क्या निकला, kp अपॉन आर क्यूब। स्पेशल केस वाली सिचुएशन फॉर आर या ए लेस देन टू आर के लिए। तो क्लियरली डाइपोल सिस्टम के लिए E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E एक्सियल। उल्टा लिख दिया मैंने, E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। कौन बड़ा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये केपी अपॉन आर क्यूब किसका काम कर रहा है, इक्वेटोरियल का। तो E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। कौन बड़ा होता है हमेशा, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे जो स्ट्रेंथ आएगी इस पूरे डाइपोल सिस्टम के कारण, वो इसकी सेम डिस्टेंस आर पर लाई करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है साहब, हाँ साहब, ये कि फॉर्मूला कितनों को समझ में आ गया अच्छे। सो अगेन क्विक रिकैप, हमको दे रखा था माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी डिस्टेंस दे रखी थी 2a, इसका मिड पॉइंट है O, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। बोला गया था P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। हमने क्या बोला, माइनस क्यू को एज ए ट्रीट किया Q1, इसको प्लस क्यू को ट्रीट किया Q2। तो हमें पता चल गया कि दो चार्ज सिस्टम है, उसके कारण किसी सिंगल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो दोनों चार्ज के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे और उनको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू वेक्टर्स हम ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमने माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पर फाइंड किया। माइनस क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो इसको बोल दिया E1 अलोंग P से A, अलोंग PA। और ठीक इसी तरह से प्लस क्यू के कारण यहाँ पे प्लस क्यू नॉट अज्यूम कर ले तो फोर्स रिपल्शन का होगा, तो फोर्स बाहर लगेगा अवे फ्रॉम प्लस क्यू, तो इसको लिख दिया हमने E2, E2 की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट, और ये एंगल थीटा हमने अज्यूम कर लिया था, ये भी थीटा, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा। तो ये एंगल हमने बोला कि अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ये रिमेनिंग एंगल 2 थीटा, क्योंकि टोटल स्ट्रेट पेयर एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ऊपर वाला एंगल E1 और E2 के बीच का आ गया 2 थीटा। हमने यहाँ से E1 निकाल लिया, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के कारण, तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, तो E1 हमने बोला KQ, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस किसका काम कर रही है, हाइपोटेनियस। क्या क्या गिवन था आपको, R गिवन था और ये डिस्टेंस A गिवन थी। तो ये राइट ट्राइंगल के अंदर R और A, इसका होल, इसकी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
तो के क्यू अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट हट गया, और इसकी डायरेक्शन किधर आ गई, E1 की डायरेक्शन अलोंग पीए, अलोंग पीए लिख दी। E2 की डायरेक्शन, E2 क्या हो जाएगा, Q के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, हाइपोटेनियस, तो के क्यू बाय एच का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट हट जाएगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन बी से पी की तरफ अलोंग बी की, लिख दिया। क्लियरली यहाँ पर देखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड है और ये सर्कल वाला E2 का मैग्नीट्यूड है। इनको घूर के देखा तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो रहे हैं, उसको E मान लिया, यानी कि के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, E। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितना होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर ये होता है तो हमें पता है 11th क्लास के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर किसी एंगल पर काम कर रहे हो तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लिया जाता है, r इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो मैंने ep लिख दिया अंडर रूट ऑफ e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर टू e1 e2 cos थीटा। e1 e2 के मैग्नीट्यूड तो दोनों बराबर है, e है तो e रख दिया e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा, e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर हुआ 2e स्क्वायर, इसको कॉमन दिया, ये 2e स्क्वायर है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 2e स्क्वायर से तो बना 1, 2 स्क्वायर हट गया, क्या बचा cos 2 थीटा, और हमें पता है कि cos 2 थीटा जब भी आ जाता है तो हम हाफ एंगल प्रॉपर्टी यूज करके 1 को कैंसिल करते हैं। 2 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला पुट किया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2e स्क्वायर इंटू 2 4e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 4 से बाहर 2, e स्क्वायर से बाहर e, cos स्क्वायर थीटा से बाहर cos थीटा, फाइनल मैग्नीट्यूड मिल गया हमें साथ 2e cos थीटा। e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा, थीटा हमने एज्यूम किया था इसलिए इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, b बाय एच, b कौन है a, h कौन है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, होल पावर 1/2 लिख डाली मैंने, और e का ये वैल्यू पुट कर रखा था, तो 2kq ये वाली तो एज इट इज 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 इंटू q इंटू a, q इंटू 2a क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p, तो kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। डायरेक्शन किधर हो जाएगी, पैरेललोग्राम लॉ से देख रहे हैं तो p वेक्टर इधर है माइनस p वेक्टर उधर होगा, तो p के अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि p हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है और ये डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो माइनस p कैप, तो मैंने माइनस p कैप लगा दिया। स्पेशल केस में मैंने बोल दिया इफ a विल बी लेस देन टू r, तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो kp अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 क्या बच जाएगा, kp अपॉन r क्यूब, और वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या लिख देंगे, माइनस kp अपॉन r क्यूब।